एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट मुकेश वर्मा। यूट्यूब चैनल वायरल टीचर में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन के आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में 21 से 40 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, पर आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस का सलूशन देखिएगा जिसमें आपको डाउट रहेगा। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन का टाइमिंग मेंशन कर दूंगा। आप उसी पर्टिकुलर टाइमिंग पर क्लिक करके वही पर्टिकुलर क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें आपको डाउट रहेगा। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, कहा जा रहा है 5 ओम के एक मोटे तार को पतले तार में खींचा जाता है जिससे कि इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? यहां पर आप लंबाई 3 गुनी कर दे रहे हो। पहले लंबाई L रही होगी, अब लंबाई आप 3L कर दिए, तो यहां से आप n बराबर 3 लिख सकते हो। ठीक, अब पूछा जरा नया प्रतिरोध क्या होगा। ऐसे में आप पढ़े हो कि यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाकर n गुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध R डैश बराबर हो जाता है n स्क्वायर इंटू R। तो यहां आप लंबाई बढ़ाकर 3 गुना कर रहे हो तो आपका नया प्रतिरोध R डैश बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे प्रारंभिक प्रतिरोध, और प्रारंभिक प्रतिरोध 5 ओम था तो गुणे 5, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुणे 5 बराबर 45 ओम, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 में कहा जा रहा है कि एक R ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई की जाती है। मतलब पहले लंबाई L रही होगी, अब आप इसको 3 गुना कर दिए। ठीक है, यानी 3L कर दिए। फिर कह रहे हैं इस खींचे हुए तार को 3 बराबर लंबाई के तारों में काटकर इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। नए संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? पहले मान लीजिए लंबाई L थी और प्रतिरोध R था। जब इसे आप खींचकर 3 गुना कर दिए तो इसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? नया प्रतिरोध बराबर 3 का स्क्वायर इंटू R, तो ये बराबर हो जाएगा 9R। ठीक है, यानी जो अब ये चालक बना इसका प्रतिरोध है 9R, पर इसे आप 3 छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे रहे हैं। तो अगर 3 छोटे छोटे टुकड़ों में काट दोगे तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध हो जाएगा 3R, 3R और 3R। ठीक है, 9R ये था, ये 3 हिस्सों में बट जाएगा। ठीक, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 3R 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 का छोटा छोटा तार था, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, तो इस तरह से प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध 3R हो जाएगा। अब जब इन तीनों तारों को समांतर क्रम में जोड़ोगे तो देखो इनका प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध मैं मान लेता हूं कि R डैश हो जाएगा। तो ये 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R। ठीक, इन सबको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 3/3R। 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1/R डैश बराबर 1/R हो गया, तो R डैश बराबर R। कहने का मतलब नया प्रतिरोध भी R ओम ही रहेगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में कहा जा रहा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान तांबे के एक टुकड़े को 1 मिलीमीटर मोटाई तथा दूसरे टुकड़े को 2 मिलीमीटर मोटाई वाले तारों में खींचा जाता है। इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। देखिए, जब दोनों तार का द्रव्यमान सेम है 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, पहले तार का जो मोटाई है वो 1 मिलीमीटर है, इसे हम
R1 लिख लेते हैं, इसकी त्रिज्या तो ये हो जाएगी 1/2 mm। जब इसे आप मीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 10⁻³ मीटर। तथा दूसरे टुकड़े को 2 मिलीमीटर मोटे तार में खींचा जाता है, तो यहां से दूसरे तार का त्रिज्या R2 बराबर हो जाएगा 2/2 mm। ठीक, यहां से ये 1 mm हो जाएगा। इसे जब आप मीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर। कह रहे हैं इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। इसके लिए आप एक रिलेशन पढ़े हो, R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 की घात 4। तो हम इस वाले रिलेशन का यूज कर लेते हैं। यहां से मेरा हो जाएगा R2/R1 बराबर, देखो R1 का मान यहां पे है 1/2 गुणे 10⁻³ फिर उसके बाद R2 का मान है केवल 10⁻³ तो इसे हम लिख दे रहे हैं 10⁻³ पूरे की घात 4। ये कट जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 1/16। यहां R2/R1 निकाले हो आप, जब इसे R1/R2 करोगे तो ये हो जाएगा 16/1। कहने का मतलब R1/R2 बराबर 16/1। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अब 24 नंबर पर डिस्कस करते हैं। 24 में कहा जा रहा है तांबे के समान द्रव्यमान के 2 तार A व B लिए जाते हैं। तार A की लंबाई तार B की लंबाई से दुगनी है। कहने का मतलब LA बराबर है 2 टाइम्स LB। फिर कह रहे हैं यदि तार A का प्रतिरोध 160 ओम हो, यानी RA बराबर 160 ओम है, तो तार B का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी RB बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक, यहां से आप लोग लिखोगे RA/RB बराबर LA/LB का होल स्क्वायर। अब RA का मान है 160/RB बराबर, देखो LA की जगह हम 2 गुणे LB लिख सकते हैं। ये हो गया 2LB/LB का होल स्क्वायर। ये और ये कट गया तो 160/RB बराबर 4 हो गया। 4 से इससे काटोगे तो ये हो जाएगा 40। RB जाएगा इधर गुणा हो जाएगा तो RB बराबर 40 ओम, यानी दूसरे तार का प्रतिरोध 40 ओम हो जाएगा। यही आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए कहा जा रहा है एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, यानी R बराबर 16 ओम। उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, यानी यहां N बराबर है 1/2 पहली लंबाई का आधा, यानी कि आधा गुना। तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? यहां से आप कह सकते हो नए तार का प्रतिरोध R' बराबर N स्क्वायर इंटू R। N का स्क्वायर करोगे तो 1/4 गुणे R का मान 16, ये कट के हो जाएगा 4 ओम, यानी नया प्रतिरोध बराबर 4 ओम। यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। देखो पहले जो लंबाई थी L1 वो 20 सेंटीमीटर थी, जो दूसरी लंबाई है L2 इसे खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी गई। तो देखो 20 पहले था, आप जब 25% बढ़ा दिए तो कहने का मतलब ये 125% हो गया। 125% को भिन्न में बदलोगे तो 125/100 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, तो ये 5 गुणे 5 बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर।
यानी बाद में लंबाई हो गई 25 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। अब देखो हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक प्रतिरोध R1 था और अंतिम प्रतिरोध R2 है, तो यहां से R2 अपान R1 इज इक्वल टू हो जाएगा L2 अपान L1 का होल स्क्वायर। L2 का मान है 25 गुणे 10 की घात -2 और L1 का मान है 20 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। ये कट गया, ऊपर बचा 25, नीचे बचा 20। इसको जब काटोगे तो ये हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर लीजिए तो ये हो गया 25/16। यहां से मुझे मिल गया R2 बराबर 25/16 R1। आपको चाहिए कि प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो आप लिखोगे प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो प्रतिशत वृद्धि निकाला जाता है अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो प्रतिरोध में वृद्धि निकल आएगी। R2 की जगह हम लिख देते हैं 25/16 R1 माइनस R1 बटे R1 गुणे 100। अब इसी को सॉल्व करिए तो देखिए आपको मिल जाएगा, जब इसे अंश को सॉल्व करोगे तो 25 - 16 हो जाएगा 9/16 R1, फिर बटे में R1 गुणे 100। ये R1 कट जाएगा तो ये हो गया 900/16। 16 का भाग कर लीजिए तो ये आ जाएगा 56.25%, यानी प्रतिरोध में 56.25% की वृद्धि होगी और यही आपका आंसर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 पर डिस्कस करते हैं। 27 में कह रहे हैं 200 वोल्ट का एक बल्ब, तो यहां B बराबर है 200 वोल्ट। 200 वोल्ट का एक बल्ब 0.2 एम्पियर की धारा लेता है, तो I बराबर हो गया 0.2 एम्पियर। ठीक, करें इसके तंत्र की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, यानी L बराबर है 22 सेंटीमीटर। इसे हम लोग लिख सकते हैं 22 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 7 गुणे 10 की घात -5 ओम सेंटीमीटर है, तो रो इक्वल टू हो जाएगा 7 गुणे 10 की घात -5 ओम सेंटीमीटर। पर इसे आपको ओम मीटर में बदलना चाहिए, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 10 की घात -7 ओम मीटर। ठीक, कह रहे हैं तार के व्यास की गणना कीजिए। आपको व्यास निकालना है तो पहले आप त्रिज्या निकाल लीजिए, फिर उसका दुगुना कर देंगे तो व्यास मिल जाएगा। इसके लिए आप फार्मूला यूज करिए R इक्वल टू रो L/A। फिर इसके बाद रो L A की जगह हम लोग लिख देते हैं पाई R स्क्वायर। इस R स्क्वायर को लेफ्ट साइड लिए जाते हैं तो R स्क्वायर बराबर मिल जाएगा रो L/पाई कैपिटल R। रो का मान है 7 गुणे 10 की घात -7। L का मान है 22 गुणे 10 की घात -2 बटे पाई का मान होता है 22/7 गुणे कैपिटल R। अब देखो कैपिटल R का मान दिया नहीं गया है, तो कैपिटल R की जगह हम B/I यूज कर ले रहे हैं। कैपिटल R की जगह B/I यूज कर ले रहे हैं। ये 22 से ये 22 कट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 सते 49 गुणे 10 की घात -7 ये है, -2 ये है, तो 10 की घात -9 हो गया बटे B/I। B का मान है 200 वोल्ट बटे I का मान है 0.2। तो इस तरीके से R स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 49 गुणे 10 की घात -9 बटे, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1000। 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं।
जब ये ऊपर जाएगा तो r बराबर बन जाएगा 49 गुणे 10 की घात -12। 10 की घात -9 पहले से था, ये जब 10 की घात 3 ऊपर आएगा तो ये भी माइनस बन जाएगा। तो ये हो गया r स्क्वायर बराबर 49 गुणे 10 की घात -12। वर्गमूल ले लीजिए तो r बराबर हो जाएगा 7 गुणे 10 की घात -6 मीटर। ये तो आपका त्रिज्या निकला, पर आपको व्यास ज्ञात करना था। तो यहां से हम लोग कह देंगे व्यास बराबर 2r यानी 2 गुणे त्रिज्या, तो ये बराबर हो जाएगा 14 गुणे 10 की घात -6 मीटर, और यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कह रहे हैं कार्बन के एक टुकड़े का साइज 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर है। जैसे देखो, समझाने के लिए हम ये फिगर आपको दिखा रहे हैं। इसमें ये वाली साइज, इधर वाली साइज 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये वाली साइज ये भी 1 सेंटीमीटर आप मान लीजिए, और इधर वाली जो साइज है ये, इसे आप 50 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो ये आपका 50 हो गया, ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया, और इधर वाला भी 1 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर ये दोनों एक एक है, इसका मतलब ये वाला जो फलक है यह एक वर्गाकार फलक होगा, और इसके अपोजिट साइड ये वाला एक वर्गाकार फलक होगा, पीछे वाला, ये पीछे इधर वाला। जबकि ये जो आपके सामने दिख रहा है, जो ये सामने दिख रहा है, इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, तो यह एक आयताकार फलक होगा। इसी तरीके से ऊपर वाला भी आयताकार फलक होगा, यहां पीछे वाला यह भी आयताकार फलक होगा, नीचे वाला भी आयताकार फलक होगा। इस तरीके से ये 4 आयताकार फलक होंगे, और इधर ये वाला और इस साइड वाला ये दोनों वर्गाकार फलक होंगे। तो आपसे पूछ क्या रहे हैं? पहला पूछ रहे हैं टुकड़े के वर्गाकार सिरों के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रतिरोध ज्ञात करना है कहां कहां? पहला टुकड़े के वर्गाकार सिरों के बीच, दूसरा है 2 आयताकार विपरीत फलकों के बीच। तो चलिए पहले हम वर्ग के विपरीत इधर और इधर निकालते हैं। तो हम लिखेंगे वर्गाकार सिरों के बीच, वर्गाकार सिरों के बीच। तो जब आप वर्गाकार सिरों के बीच यानी इसके और इसके बीच निकालोगे तो आपका a बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर बराबर ये बन जाएगा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, और लंबाई ये वाली ली जाएगी तो यल बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को ही आप 1/2 मीटर भी लिख सकते हो। अब इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब यहां से जब आप R बराबर निकालोगे तो R बराबर रो का मान देखिए यहां दिया गया है 3.5 गुणे 10 की घात -3 ओम सेंटीमीटर। जब इसे आप मीटर में बदलोगे तो ये बन जाएगा 3.5 गुणे 10 की घात -5 ओम मीटर, इंटू यल का मान रखना है। यल का मान हो गया 1/2 गुणे ए का मान रखना है, ए का मान है 10 की घात -4। अब इसी को आप सॉल्व करिए। जब 2 से इसको भाग करोगे तो ये हो जाएगा 1.75 गुणे 10 की घात -1। ऊपर 10 की घात -5 था, नीचे 10 की घात -4 था, तो बचा 10 की घात -1। अब इसे जब आप हटाओगे तो ये बन जाएगा 0.175 ओम, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे वाले पर डिस्कस करें। दूसरा कह रहे हैं 2 आयताकार विपरीत फलकों के बीच। मान लो ये एक फलक आप ऊपर वाला ये लेना चाहते हो, एक फलक ये नीचे वाला ये लेना चाहते हो, तो आपका क्षेत्रफल ए क्या बनेगा? तो सेकंड वाला कंडीशन लिखो आयताकार फलकों, आयताकार फलकों के लिए, आयताकार फलकों के लिए ए बराबर आपका बन जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है,
तो 1 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करिए तो ये हो गया 10 की घात माइनस 2 मीटर गुणे इसे आप लिखिए 50 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। तो ये बन जाएगा 50 गुणे 10 की घात माइनस 4 मीटर। ये तो ए हो गया, लेकिन यल बराबर क्या होगा? देखो जब आप ये सतह और ये सतह को ले रहे हो तो ये क्षेत्रफल हो गया, तो लंबाई तो यही इतनी होगी ना, यही इनके बीच की दूरी होगी, और ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहां से हमारा यल बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब जब मैं आर निकालूंगा तो आर इक्वल टू रो यानी 3.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इंटू एल चाहिए, एल का मान है 1 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 10 की घात माइनस 2 मीटर, बटे ए चाहिए, ए मतलब है 50 गुणे 10 की घात माइनस 4, इसे मैं लिख सकता हूं 5 गुणे 10 की घात माइनस 3। अब 5 से जब इसमें हम भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा 0.7 गुणे 10 की घात, देखिए 5 ये है माइनस 2 ये है माइनस 7 हो गया, माइनस 7 में जब माइनस 3 घटेगा तो बचेगा माइनस 4। अब इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं तो इसे आप लिख सकते हो 7 गुणे 10 की घात माइनस 5 ओम, और ये आंसर बन जाएगा। क्लियर है ना इतनी बात? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर डिस्कस करते हैं। 29 में कहा जा रहा है एक पदार्थ के 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.2 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 0.8 ओम है। एक अन्य पदार्थ के 75 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.1 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 1.5 ओम है। इन पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले प्रतिरोध के लिए L1 बराबर आपको दे रखा 50 सेंटीमीटर, ठीक, तो इसे आप लिख सकते हो 50 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। व्यास दिया है 0.2 mm, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1 mm। इसे जब आप मीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 4 मीटर। यहां प्रतिरोध R1 बराबर दिया गया है 0.8 ओम, इसे हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की घात माइनस 1 ओम। अब जरा आप दूसरे चालक के बारे में देखो, यहां L2 बराबर दिया गया है आपको 75 सेंटीमीटर, तो इसे हम लिख देते हैं 75 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। व्यास दिया गया है 0.1 mm, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा 0.1 बटे 2 mm, तो ये बराबर बन जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 4 बटे 2 mm, ठीक ना। यहां प्रतिरोध जो R2 दिया गया है वो दिया गया है 1.5 ओम, इसे हम लिख देते हैं 15 गुणे 10 की घात माइनस 1 ओम। अब इसका विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। विशिष्ट प्रतिरोध के लिए आप फार्मूला पढ़े हो, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। जब 1 के लिए निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 1, ऐसे रो 2 इक्वल टू हो जाएगा R2 A2 बटे L2। इन्हीं दोनों का भाग दे दीजिए तो रो 1 बटे रो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 A1 बटे L1 गुणे L2 बटे R2 A2। अब जरा देखिए यहां तो A का मान दिया नहीं है, क्षेत्रफल दिया नहीं है, उसके बदले क्या दिया गया, त्रिज्या दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। तो जब पाई आर स्क्वायर लिख देंगे तो ये रो 1 बटे रो 2 बराबर बन जाएगा R1 इंटू स्मॉल r1 स्क्वायर बटे L1 गुणे L2 बटे R2 इंटू स्मॉल r2 स्क्वायर, जहां कैपिटल R प्रतिरोध है तथा स्मॉल r त्रिज्याएं हैं। अब इन्हीं को सॉल्व करिए तो रो 1 अपान रो 2 इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा, R1 का मान है
8 गुणे 10 की घात माइनस 1। स्मॉल r1 का मान है 10 की घात माइनस 4। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 10 की घात माइनस 8 बटे L1 का मान है 50 गुणे 10 की घात माइनस 2। फिर इंटू L2 का मान है 75 गुणे 10 की घात माइनस 2 बटे R2 का मान है 15 गुणे 10 की घात माइनस 1 इंटू R2 स्क्वायर, इसका मान है 1 बटे 2 गुणे 10 की घात माइनस 4। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 4 गुणे 10 की घात माइनस 8। अब इसी को सॉल्व करना है। 10 की घात माइनस 1 10 की घात माइनस 1 कट गया, यहाँ 10 की घात माइनस 2 10 की घात माइनस 2 कट गया, ये 10 की घात माइनस 8 ये कट गया। तो आपका रो 1 अपान रो 2 इक्वल टू मिल गया 8 इंटू 75 इंटू जो ये वाला 4 है, ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा तो 4 बटे 50 गुणे 15। इसी को सॉल्व करना है। 25 दूना 50, 25 तिहाई 15, 3 से काट लो इसे, 3 से काटोगे तो 3 पचे 15, 2 से इसे काट दो, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर हो गया 8 दूनी 16 और नीचे हो गया 5, यानी रो 1 अनुपाते रो 2 बराबर 16 अनुपाते 5। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 148 ओम है, तो इसे हम लोग लिख देंगे R 200 बराबर 148 ओम। कह रहे हैं टंगस्टन के प्रतिरोध का ताप गुणांक यानी कि अल्फा बराबर है 0.0045 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड व 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा, यानी आपको R0 और R500 ये दोनों कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हम लोग लिखेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसे आप लिख दोगे R 200 बराबर R01 प्लस अल्फा टी। R 200 का मान है 148 बराबर R0 कैलकुलेट करना है, 1 प्लस अल्फा का मान है 0.0045 गुणे टी का मान है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। तो ये हो गया 148 बराबर R0 1 प्लस, जब इसे सॉल्व करोगे ये 2 जीरो से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 0.45 गुणे 2। अब 2 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 0.90, उसमें एक जोड़ोगे तो ये R0 इंटू 1.90 हो गया। यहां से R0 इक्वल टू हो जाएगा 148 अपान 1.90। इसका भाग कर लीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 77.89। इसी को हम लोग लगभग 78 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 78 ओम। ठीक है। ये कहां हो गया आपका, ये हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, यानी R0 निकल गया। अब हमें R500 निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये हो जाएगा R500 बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। देखिए R0 का मान अभी अभी आप कैलकुलेट कर चुके हो, ये 78 आया है, और 1 प्लस अल्फा टी का मान ये देखो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो कितना आया था 1.90, तो ये हो जाएगा इंटू 1.90। इन्हीं दोनों का गुणा कर लीजिए, गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 253.15। इसे लगभग हम 253 ओम कह सकते हैं। तो इस तरीके से 253 ओम आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 में कहा जा रहा है चांदी के एक तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1.25 है,
यानी कि R0 है 1.25। करें इसके प्रतिरोध को दुगुना करने के लिए किस ताप तक गर्म करना होगा? प्रतिरोध को दुगुना करना है यानी RT इक्वल टू 2R0। तो आप मान लीजिए कि माना इसे T डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, ठीक। तो RT बराबर हो जाएगा 2R0। चांदी का प्रतिरोध ताप गुणांक यानी कि अल्फा बराबर है 0.00375 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। फिर पूछ रहे हैं क्या चांदी के सभी चालकों के लिए यही ताप होगा? तो आप जानते हो एक ही पदार्थ के लिए यह तापमान समान होगा, तो इसे हम लोग कह सकते हैं हाँ चांदी के सभी चालकों के लिए यही ताप होगा। तो क्या ताप होगा आइए कैलकुलेट करते हैं। आप लिखोगे RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T से RT की जगह हम 2R0 लिख सकते हैं। 2R0 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। ये R0 कट गया तो 2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T। 1 को लेफ्ट साइड लाएं तो 1 बचा, तो 1 इक्वल टू अल्फा T। यहां से T इक्वल टू हो गया 1 अपान अल्फा। अल्फा का मान रख दीजिए तो ये है आपका 0.00375। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/375 गुणे 10 की घात -5। देखिए ये 5 अंक पे दशमलव लगा था तो इसे हम लिख दिए 10 की घात -5। अब जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की घात +5 यानी 1 के बाद 5 बार 0/375। अब इसी में 375 से भाग दीजिए तो आपको मिल जाएगा 267 डिग्री सेंटीग्रेड और यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में कह रहे हैं किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 100 ओम है यानी R100 इज इक्वल टू 100 ओम तथा 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 200 ओम है यानी R400 इज इक्वल टू 200 ओम। अब पूछ रहे हैं फिलामेंट के प्रतिरोध का ताप गुणांक ज्ञात कीजिए यानी अल्फा ज्ञात करना है। इसके लिए आप फार्मूला पढ़े हो अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपान R1T2 माइनस R2T1। इसी पर वैल्यू रखिए। R2 का मान यहां 200 है तो ये हम 200 रख दिए। R1 का मान 100 है बटे R1 का मान 100 हो गया गुणे T2 यहां पर देखो कितना है 400 तो ये हो गया 400 माइनस R2 का मान है 200 इंटू T1 का मान है 100 तो ये हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है। ऊपर घटाओगे 200 माइनस 100 बन गया 100। नीचे इन दोनों से 100 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 400 माइनस 200 घटाओगे तो ये हो गया 200। ये 100 कट गया तो अल्फा बराबर 1/200। इसे हम लिख देते हैं 10/2000। ठीक 10/2 गुणे जो 3 जीरो है इसे हम लिख देते हैं 10 की घात 3। अब इसे काटोगे तो 2 पंचे 10 यानी बन जाएगा 5 गुणे 10 की घात -3 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 ओम यानी R0 बराबर 3 ओम तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3.75 ओम यानी R100 बराबर 3.75 ओम। किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध 3.15 है। अज्ञात ताप को ज्ञात कीजिए तो आप मान लीजिए माना अज्ञात ताप बराबर T डिग्री सेंटीग्रेड और T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध दिया गया है 3.15 ओम। ठीक यहां से आपको अज्ञात ताप ज्ञात करना है
इसके लिए आप फार्मूला पढ़े हो, T इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो अपान आर 100 माइनस आर जीरो इंटू 100। ये फार्मूला पढ़े हो, इसी पर वैल्यू रख दो। आर टी का मान है 3.15, आर जीरो का मान है 3, आर 100 का मान है 3.75 माइनस आर जीरो का मान है 3 गुणे 100। इसी को सॉल्व करिए तो ऊपर मिल जाएगा 0.15, नीचे हो गया 0.75 गुणे 100। अब ये 15 पचे 75, 5 बार में कट गया। 5 से 100 को काटोगे तो 5 विषयिया में 100, यानी कि ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर डिस्कस करते हैं। 34 में कहा जा रहा है एक कार्बन के तंतु का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 104 ओम है, तो ये R0 बराबर है 104 ओम। करें इसके श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़ें ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर ना बदले। लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक बराबर 0.0052 तथा कार्बन का माइनस 0.0003 है। ठीक, तो आप मान लीजिए कि माना लोहे का जो तंतु है उसका प्रतिरोध R है। यहां पूछा जा रहा ना इसके श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु लगाएं, तो आप मान लीजिए माना लोहे के तंतु का प्रतिरोध, लोहे के तंतु का प्रतिरोध बराबर R ओम। तो यहां क्वेश्चन में कहा गया इसे श्रेणी क्रम में किस तरह से जोड़े ताकि संयुक्त प्रतिरोध ताप बदलने पर ना बदले, यानी कि ये जो प्रतिरोध है ये बदले ही ना। तो आप लिखोगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, यहां से आर टी इक्वल टू अगर आर नॉट का गुणा कर दें तो आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी। ठीक, ये करें ताप बदलने पर इसका जो प्रतिरोध है ये ना बदले, यानी कि जो आर टी माइनस आर नॉट ये जो है ये ना बदले, ये कांस्टेंट रहे, ये नियतांक रहे, तो ये आर नॉट अल्फा टी हो जाएगा। इसको क्या रखना है, इसको नियत रखना है, ये ना बदलने पाए। तो आप कहोगे अब कार्बन के लिए, देखो किसके लिए, कार्बन के लिए ये बन जाएगा आर नॉट सी कर देते हैं इंटू अल्फा सी कर देते हैं इंटू टी, तो दोनों के लिए ये रहेगा, ये बराबर हो जाएगा कांस्टेंट। उसी तरीके से आयरन के लिए यानी Fe के लिए, जब Fe के लिए करोगे तो ये आर नॉट Fe कर देते हैं इंटू अल्फा Fe कर देते हैं इंटू टी कर देते हैं, ये कांस्टेंट होना चाहिए। इन दोनों को अगर देखें तो हम कंपेयर कर सकते हैं, तो कह सकते हैं आर नॉट सी अल्फा सी इंटू टी इज इक्वल टू आर नॉट Fe अल्फा Fe इंटू टी। यहां से टी कैंसिल कर देते हैं और बाकी सबका मान रख देते हैं। आर नॉट सी का मान है 104, अल्फा सी का मान है यानी कार्बन का 0.0003। अब देखो यहां चिन्ह सहित नहीं रखेंगे, माइनस चिन्ह नहीं रखेंगे। माइनस चिन्ह केवल यह प्रदर्शित कर रहा है कि जब आप ताप बढ़ाओगे तो इसका प्रतिरोध घटेगा। तो ये बराबर हो जाएगा आर नॉट Fe, यही आपको कैलकुलेट करना है, इंटू अल्फा Fe, इसका मान है 0.0052। इसे हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो आर नॉट Fe बराबर मिल जाएगा 104 गुणे 3/52। ठीक,
अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 52 दूना 104, 2 तिहाई 6, यानी 6 ओम का प्रतिरोध लगाना होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि एक निर्वात नलिका में एनोड तथा कैथोड के बीच विभवांतर 480 वोल्ट है, यानी B बराबर 480 वोल्ट, तथा 10 सेकंड में एनोड पर 3 गुणे 10 की घात 17 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। तो T बराबर है 10 सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3 इंटू 10 टू पावर 17। इसमें दो चीजें पूछा गया है। पहला पूछा जा रहा है नलिका का प्रतिरोध क्या है, दूसरा पूछा जा रहा है एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है। सबसे पहले हम पहले पर बात करें कि नलिका का प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध निकालने के लिए आप R बराबर लिखोगे B बटे I, पर I का मान तो अभी पता नहीं है, अभी तो I का मान पता नहीं है, तो पहले I निकाल लो। I बराबर हो जाएगा NE/T, यहां से I निकाल लो फिर R निकलेगा। N का मान है 3 गुणे 10 की घात 17, E का मान है 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे T का मान है 10। इसी को सॉल्व करना है, तो 16 गुणे 3 करोगे तो ये 4.8 गुणे 10 की घात, देखिए ये 17 था, ये -19 था, तो बचा -2, एक नीचे है, जब यह भी ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -3। तो I बराबर हो गया 4.8 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर। अब R बराबर B बटे I हो जाएगा। B का मान है 480 बटे I का मान है 4.8 गुणे 10 की घात -3। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, इससे इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 100 गुणे 10 की घात 3, जो ये -3 था ऊपर जाएगा तो 10 की घात 3 बन जाएगा, तो ये हो गया 10 की घात 5 ओम। ये तो प्रतिरोध निकल गया। दूसरा अब कह रहे हैं कि एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर ज्ञात कीजिए। ऊष्मा उत्पन्न होने की दर का मतलब शक्ति चाहिए। शक्ति के लिए आप फार्मूला पढ़े हो P = BI, या आप पढ़े हो I² × R, या आप पढ़े हो B²/R, इसी में से कोई यूज कर लीजिए। तो हम P = BI यूज कर लेते हैं, तो P बराबर हो जाएगा 480 इंटू I का मान है 4.8 गुणे 10 की घात -3, इन्हीं दोनों का गुणा कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 2.3 वाट, चाहे वाट कह लो, नहीं तो इसी को आप कह सकते हो जूल प्रति सेकंड, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में कह रहे हैं एक बिजली के प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है, यानी R बराबर 44 ओम। इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है, I बराबर 5 एम्पियर। तो कह रहे हैं प्रेस का सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। अब देखो I और R पता है, तो सामर्थ्य के लिए P बराबर I² यूज कर लीजिए। I² करोगे तो ये हो जाएगा 25 गुणे R का मान है 44। इसी को सॉल्व करिए, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 हासिल तो 110, इतना वाट चाहे कह लीजिए, चाहे इसी को आप कह सकते हो जूल प्रति सेकंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 में कह रहे हैं कि 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेन से संबंधित किया गया है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। अब देखो यहां जो ये पहला बल्ब है इसका वाट है 60 और विभव है 220, तो यहां से हम इसका प्रतिरोध निकाल लेते हैं। आप लिखोगे पहले बल्ब का प्रतिरोध,
पहले बल्ब का प्रतिरोध। इसके लिए आप फार्मूला पढ़े हो P इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, तो यहां से मुझे मिल जाएगा R बराबर बी स्क्वायर बाई पी। बी का मान कितना है 220 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 220 गुणे 220 बटे पी, और पी का मान है 60, तो 1 0 कट गया, ये 2 तिहाई 6, ये 2 हो गया 11। अब 11 का गुणा करोगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 2 24, यानी 2420 बटे 3 ओम ये पहले बल्ब का प्रतिरोध हो गया। अब इसी तरीके आप निकालिए दूसरे बल्ब का प्रतिरोध। दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध यहां R1 कर लीजिए और इसको R2 कर दीजिए। दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 बराबर हो जाएगा B2 स्क्वायर बटे P2। B2 का मान है यहां पर 220 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 220 गुणे 220 बटे P2 का मान है 100 वाट, तो ये हो गया 100। 2 0 कट गया, 22 गुणे 22 हो गया 484 ओम। अब देखो इन्हें क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के मेन से संबंधित करते हैं। भाई जब इनको जोड़ोगे श्रेणी क्रम में तो संयुक्त प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आप लिखोगे संयुक्त प्रतिरोध। संयुक्त प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सीधा सीधा जुड़ जाता है, तो R बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान है 2420 बटे 3 और R2 का मान है 484। इसी को सॉल्व करिए तो R बराबर हो जाएगा 3 एलसीएम हो गया 2420 प्लस, अब 3 गुणे 448 करोगे तो ये हो गया 1452। इन्हीं दोनों को जोड़ लीजिए, 2420 प्लस 1452 बराबर 3872, तो ये 3872 बटे 3 ओम हो गया। ठीक, ये संयुक्त प्रतिरोध है। उसके बाद देखिए इसे किस वोल्ट से जोड़ा जा रहा है, 220 वोल्ट से। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं संयुक्त विभव, संयुक्त विभव B बराबर 220 वोल्ट। अब आपको ज्ञात करना है कि उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए I इक्वल टू बी बाई आर से। B का मान है 220 वोल्ट बटे R का मान है 3872 बटे 3। ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 220 गुणे 3 बटे 3872। अब इसी को सॉल्व करिए, सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.170 एम्पियर, और यही आपका आंसर बन गया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 में कह रहे हैं एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। जब यह बल्ब जल रहा हो तो इसका प्रतिरोध एवं इसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। यहां पर देखो P बराबर दिया गया है 100 वाट और B बराबर दिया गया है 220 वोल्ट। अब आप प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र यूज कर लीजिए, P इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर से। यहां से R बराबर मिल जाएगा B स्क्वायर बाई P। B का मान है 220 वोल्ट, ये हो गया 220 गुणे 220 बटे P का मान है 100। 2 0 कट गया, 22 गुणे 22 हो गया 484 ओम। तो ये तो प्रतिरोध का मान हो गया। अभी पूछ रहे हैं कि इसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, तो I के लिए आप यूज कर लीजिए B बाई आर। B का मान है 220 वोल्ट बटे R का मान है 484। जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 4 से अगर इसे हम काट दें तो ये हो गया 4 पंचे 20, फिर 4 पंचे 20, 4 से इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 1 4। इन दोनों को 11 से काट लो, 11 पचे 55,
11 ग्रहिया में 121, तो 5/11 एम्पियर, यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं एक 15 वोल्ट तथा 20 वाट अंकित लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए 25 वोल्ट के दिष्ट स्रोत और एक प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। गणना कीजिए परिपथ में धारा का मान। परिपथ में धारा का मान, तो पहले हम बल्ब के लिए देखें, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध ये R बराबर हो जाएगा B²/P। B का मान है यहां पर 15 वोल्ट, तो ये हो गया 15 गुणे 15 बटे P का मान है 20। इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, तो R बराबर हो गया 45/4 ओम। एक R निकल गया तो हम लिखते हैं कि लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने पर उसमें बहने वाली धारा, I बराबर हो जाएगा B/R। B का मान है यहां पर 15 वोल्ट और R का मान है 45/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 15 गुणे 4/45, 15 से काटोगे इसे, 15 तिया 45 हो जाएगा, यानी 4/3 एम्पियर की धारा होगी। ये धारा किसमें है? ये धारा है बल्ब में, ये जो लैंप है इसमें। अब देखो क्या कह रहे हैं कि ये तो अब तक जो कुछ हम सॉल्व कर रहे थे ये केवल लैंप के लिए यानी बल्ब के लिए सॉल्व कर रहे थे कि बल्ब पर लिखा हुआ था 15 वोल्ट 20 वाट, तो यहां से प्रतिरोध निकाल लिए और इसमें बहने वाली धारा ज्ञात कर लिए। अब देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इस लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए 25 वोल्ट के दिष्ट स्रोत से और एक प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये जो आपका बल्ब है इसके साथ एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में भी जोड़ा गया है। तो आपको परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात करना है। पहला देखो यही पूछा गया, परिपथ में बहने वाली धारा। तो आप बताओ कि ये बल्ब और ये प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो भाई श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, इसलिए जो धारा बल्ब में जाएगी वही धारा प्रतिरोध में भी रहेगी। तो आप लिखो चूंकि लैंप तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में हैं, अतः परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा बराबर हो जाएगा 4/3 एम्पियर, यानी जो बल्ब की धारा है वही परिपथ की भी धारा होगी। दूसरा आपसे पूछा गया लैंप का प्रतिरोध, तो ये देखो लैंप का प्रतिरोध तो हम पहले ही कैलकुलेट कर लिए हैं, इसको नहीं करना है। तीसरा करें प्रतिरोध R का मान, तो चलिए प्रतिरोध R कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए देखो कि एक 25 वोल्ट का दिष्ट स्रोत लगाया गया है, इसे हम B' बराबर मान लेते हैं 25 वोल्ट। अब जब दो चीजें यानी कि एक बल्ब और एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका परिणामी प्रतिरोध हम R' मान लेते हैं और R' बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे। बल्ब का प्रतिरोध है 45/4 प्लस जो प्रतिरोध लगाए हो उसका प्रतिरोध है R, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब यहां से R का मान निकालना है तो आप कहोगे B इक्वल टू यानी B' इक्वल टू IR'। यहां I' नहीं होगा क्योंकि श्रेणी क्रम में सब में धारा समान रहती है।
अब बी डैश का मान 25 हो गया, आई का मान आप पहले से कैलकुलेट किए हो 4/3 इंटू आर डैश की जगह हम 45/4 प्लस कैपिटल आर लिखेंगे। अब ये 4/3 को लेफ्ट साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा 75/4 बराबर 45/4 प्लस आर। यहां से आर बराबर हो जाएगा 75/4 माइनस 45/4। इसी को घटाओगे तो ये मिल जाएगा 30/4। इसे सॉल्व कर लीजिए तो आर बराबर मिल जाएगा 7.5 ओम और यही आंसर हो गया। अब हम लोग 40 नंबर पर डिस्कस करते हैं। 40 में कहा जा रहा है कि 40 वाट तथा 100 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक है? तो देखो, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला यूज करते हो R बराबर B²/P, है ना। अब पहले बल्ब के लिए लिखो। किसके लिए? पहले बल्ब के लिए। पहले बल्ब के लिए R1 बराबर हो जाएगा B²/P1। P1 का मान 40। देखो, दोनों में विभव 220 वोल्ट है, इसलिए इसको हम B² ही रहने देते हैं। अब इसी प्रकार आप लिखिए दूसरे बल्ब के लिए। दूसरे बल्ब के लिए हो जाएगा R2 बराबर B²/100। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 1। आप समीकरण 1/2 कर लीजिए। समीकरण 1/2। तो जब ये करोगे तो R1/R2 बराबर मिल जाएगा B²/40 बटे B²/100। ये और ये कट जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा तो R1/R2 बराबर 100/40 यानी 5/2। अब पूछा जा रहा है कि बताइए किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक है? तो यहां R1 अनुपाते R2, R1 अनुपाते R2 बराबर आया है 5/2। तो इसका मतलब R1 का प्रतिरोध अधिक है। तो यहां लिखोगे कि अतः R1 का प्रतिरोध अधिक है। फिर आगे यह भी पूछे हैं कि इन प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यह अनुपात हो जाएगा 5/2। क्लियर है ना इतनी बात?